हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोहर का सिद्धांत। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन सदृश कोई परमाणु होगा, उसकी आणविक कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है, तो उस आणविक कक्षा की रेडियस क्या होगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में उतर के आ रहा है, तो वहाँ से मतलब किस तरंग दैर्घ्य का वहाँ से फोटॉन उत्सर्जित होगा, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे सूत्र निकालने वाले हैं। ठीक है, तो और आणविक कक्षा की ऊर्जा क्या होगी ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये बच्चों वीडियो में ढेर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए बेटा, हम लोग मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास बेटा कोई परमाणु है, ठीक है, और परमाणु का ये हमने नाभिक ले लिया, जिसमें नाभिक में संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है सकेंद्री इसमें केंद्रित है। ठीक है, और बेटा इसकी जो रेडियस है हमने मान लिया कोई आणविक कक्षा है और उसकी त्रिज्या है r। इस कक्षा में बेटा कोई इलेक्ट्रॉन है, वो ई है। इलेक्ट्रॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ये v वेग से गतिमान है और इसकी रेडियस हम कितनी मान लेते हैं? r मान लेते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान बच्चों m मान लिया। कितना मान लिया है? m। तो हमने मान लिया कि जो हमारा नाभिक है बेटा, यहाँ पे ऐसा करते हैं हम लोग, मान लेते हैं जो इस पे नाभिक का धनावेश परमाणु क्रमांक है वो Z है। कितना है? परमाणु क्रमांक Z है, तो इस पे टोटल आवेश हो जाएगा प्लस का ZE। और ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो गया, मतलब E होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो नाभिक से दूरी इसकी मान ली हमने स्मॉल r है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये मान और लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम? माना परमाणु है जो हमारा, परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? परमाणु क्रमांक Z है। ठीक है, परमाणु क्रमांक Z है, Z है। और बेटा एक बात आप समझिए यहाँ पे चीज़ों को, जैसे यहाँ पर जब कोई ये इलेक्ट्रॉन होगा, जब इसके नाभिक के चारों ओर मान लिया कोई भी कक्षा है, आणविक कक्षा है, इसमें घूम रहा है, ठीक है, और इस स्थायी कक्षा में घूमेगा तो इस पर एक बल लगेगा जो हमारा अभिकेंद्रीय बल। क्योंकि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है तो बच्चों उस पर एक फोर्स लगता है, यानी कि जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा वो कहाँ से मिलेगा इसे? तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक प्लस है, ये माइनस, तो ये दोनों इस पर माइनस चार्ज होता है, तो ये आकर्षित करेगा, मतलब इन पर एक वैद्युत बल लगेगा। जो वैद्युत बल है अभिकेंद्रीय बल को क्या करेगा? संतुलन में लाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? चूँकि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इस तरीके से लिख दीजिए बेटा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, वैद्युत आकर्षण बल से संतुलित होगा, है ना, संतुलित होगा तब। तो बेटा ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन जैसा कि हमने बताया घूम रहा है v वेग से, तो इस पे जो फोर्स लगेगा अभिकेंद्रीय बल होता है बेटा mv²/r। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो अभिकेंद्रीय बल और वैद्युत बल कितना होगा? कूलाम के नियम से लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो देखो बेटा अभिकेंद्रीय बल क्या होता है आपको पता होगा, क्या होता है? mv²/r। ये तो हो गया अभिकेंद्रीय बल, जहाँ r क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, और बच्चों कूलाम का नियम के अनुसार वैद्युत बल क्या होगा? 1/4πε0 इंटू Q1। बेटा Q1 इस पर आवेश है ZE, मतलब Z परमाणु क्रमांक है, तो ये टोटल आवेश हो गया ZE। इस पर आवेश Q2 की वैल्यू है स्मॉल e, तो Q1 Q2/r², क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल r है। अब देखिए बेटा एक r से एक r आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा mv² बराबर 1/4πε0 ZE² r। ठीक है,
तो इस तरीके से बच्चों ये यहाँ पे डाल देते हैं, इसे हम लोग समीकरण 1 क्या डाल देंगे, समीकरण। या तो एक काम करिए, ई आर है, इसे यहाँ ले आते हैं हम लोग, इस आर को क्या ऐसे ही रखिए, इसे डाल दीजिए आप समीकरण 1, ठीक है। और किंतु बेटा बोहर का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से किंतु बोहर के अनुसार, बोहर ने क्या बताया बच्चों, बोहर ने बोला है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में गति करता है तो उसका जो हमारा क्या होता है, कोणीय संवेग होता है एन एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता। तो मान लेते हैं कि एनवी कक्षा में अगर ये गति कर रहा है, किसी एनवी कक्षा में अगर गति करेगा तो वहाँ पे उसका कोणीय संवेग क्या होता है, एम बी आर, ये हो गया कोणीय संवेग। और ये किसके बराबर होगा, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। जहाँ एच क्या है प्लांक नियतांक, एन क्या है क्वांटम संख्या है। जहाँ बच्चों एन क्या है, एन की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है, इस तरीके से पूर्णांक नंबर होएगा। एन बच्चों हमारी क्वांटम संख्या, इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे। जहाँ एच प्लांक नियतांक है, इसका भी बेटा एक नियत मान होता है प्लांक नियतांक, है ना, प्लांक नियतांक, तथा एन क्या बच्चों क्वांटम संख्या, एन क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या मतलब कक्षक की संख्या है, ठीक है, क्वांटम संख्या है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पे हो गया। तो अब इसे नाम दे देंगे बच्चों हम लोग समीकरण, इसे क्या नाम दिया 2। तो ये तो हो गया अपना समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इन दोनों को सॉल्व करके हम आर की वैल्यू निकालेंगे अभी। तो आर की वैल्यू बेटा कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देंगे, इसके वर्ग से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 का वर्ग करके 1 से भाग दे देंगे, 2 का वर्ग करके 1 से भाग देने पर, 1 से भाग देने पर तो देते हैं भाग। देखिए बेटा इसका जब वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। और इधर भी बच्चों वर्ग होएगा तो क्या मिलेगा, बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और सबके बटे में इससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा बटे में अपना आएगा एम वी स्क्वायर बराबर तो है ही, मतलब यहाँ पे मैन बराबर यहाँ लगता है, इस तरीके से आ जाएगा। और ये सारा का सारा लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया अपना बेटा, ठीक है। अब समझिए देखो एम से एक अपना एम कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से पूरा वी स्क्वायर चला गया, ठीक है। देखो 4 पाई, एक 4 से 4 कट गया, एक बच्चों पाई कट गई, ठीक है आपकी। और ये एप्सिलॉन 0 आर है, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो इधर बचेगा अपना एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर बराबर, ये ऊपर जाने देते हैं, तो एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और ये आर भी ऊपर चला जाएगा अपना, ठीक है। अपोन में बचता है, अपोन में कौन बचेगा, अपोन में बचेगा जेड और पाई ये बचेगी बेटा, क्योंकि देखो बेटा ये वाले सारे ऊपर एप्सिलॉन 0 आर ऊपर चले गए, तो हमने एप्सिलॉन 0 आर ऊपर ले लिए, ये तो ऑलरेडी पहले थे ही हमारे। और पाई और बाकी की हम लोग लिख लेते हैं इधर पाई, और कौन है जेड ई स्क्वायर। समझ लीजिए बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, आप समझ लेंगे। तो देखिए एक आर इधर से हमने कैंसिल कर दिया, तो बचेगा अपना एम भी इधर नीचे भेज देते हैं, तो आर बराबर बचेगा एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। और बच्चों साइड में ये वाली एन स्क्वायर को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, ये वाला एम हमने नीचे भेज दिया है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में बच्चों आ रही होगी, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ से फाइनली हमारा फार्मूला क्या निकल के आ रहा, थोड़ा एक इधर भी लिख देते हैं शायद आपको। देखिए क्या है हमारा आर बराबर निकल के आया, देखिए समझिए एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई
स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर ये है। तो बेटा एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निश्चित होती है एच पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये सारी वैल्यू नियतांक है एक तरीके से, ये क्या है पूरा नियतांक है ना। किंतु राशि एप्सिलॉन जीरो एच स्क्वायर अपून पाई एम जेड ई स्क्वायर क्या है नियतांक है। अब ये बेटा नियतांक होगा तो इसका मतलब क्या है, तो हमारा ये बराबर हो जाएगा हमारा अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे इसे हटा देंगे तो यहाँ से एक अनुक्रमानुपाती का निशान आ जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा वैसे तो देखिए हमारा त्रिज्या का ये फार्मूला निकला है, जो एनवीं कक्षा की रेडियस होती है उसका फार्मूला क्या है ये है। तो यहाँ से बच्चों ये प्रूव हो रहा है कि जो त्रिज्या है वो एन यानी क्वांटम संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो इस तरीके से हमारा ये बच्चों यहाँ पे दिख जाता है। आपसे कहता है अगर क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए किसी मतलब एनवीं कक्षा की त्रिज्या उसकी क्वांटम संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तो आपको बेटा यहाँ तक इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और देखो बेटा हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु किसकी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो उसके लिए बच्चों जेड का जो वैल्यू होता है एक इस्तेमाल करेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे। तो हमारा आर बराबर एप्सिलॉन जीरो एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, मतलब जेड यहाँ पे नहीं रहेगा। तो जो फार्मूला निकल के आएगा बोहर की हाइड्रोजन परमाणु की एनवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए वो सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऊर्जा की। तो देखिए बेटा ऊर्जा की जो बात करेंगे हम लोग पहले, तो देखिए जब इस जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ गति कर रहा है तो इसमें बेटा दो एनर्जी यहाँ पे हो जाएंगी, एक तो इसकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों ऊर्जाओं को हम लोग निकालेंगे, उनका टोटल निकालेंगे, तो जो टोटल निकलेगा वो हमारी इसकी होगी ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनवीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्या बच्चों गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यहाँ पे बच्चों क्या निकलेगी, के बराबर बच्चों होता है 1/2 एम बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो बेटा एम बी स्क्वायर का वैल्यू ये हमारे पास है समीकरण 1 में, हम पहले ही से निकाले इसीलिए हमने अभी नहीं हटाया। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से बेटा ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो k बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास, ये पूरा का पूरा यहाँ पे फिट कर देते हैं इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो जेड ई स्क्वायर अपून आर। ठीक है, अब देखो बेटा आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम रखते हैं आर का मान, तो इसे हम लोग इधर हटा देते हैं। तब आर का मान रखने पर, तब आर का मान रखने पर, चलिए बेटा यहाँ पे आर का वैल्यू रखते हैं। तो के बराबर 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू जेड ई स्क्वायर अपोन आर का वैल्यू क्या है, ये सारा का सारा बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो क्या है एप्सिलॉन जीरो एच स्क्वायर अपोन पाई एम जेड ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, इस तरह से रहेगा ना। अब देखो बेटा ये जो है ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा है ना। देखिए अब यहाँ पे समझिए बेटा ये कहाँ जाएगा, ये तो नीचे ही हमारा, ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो जाएगा वो सबसे ऊपर, या पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाता है, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसे बचा बचाए ऊपर ले जाते हैं, तो के बराबर मिल जाएगा। देखिए 1/, तो हो जाएगा 8, बहुत हिसाब से आप समझिए बेटा 1/, हो गया 8। ठीक है, और ये जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा कितना, जेड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ई पे पावर 2 और 2 ये कितना ई पे पावर 4 हो गया। ठीक है,
अपोन में बच्चों कितना रह गया, देखिए अपसाइलन, अपसाइलन का अपसाइलन 0 हो गया हमारा, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया, और ये भी एम है, ये भी ऊपर ही चला गया हमारा। और बटे में बच्चों बचा हमारा कितना बचता है, 1/n स्क्वायर बचता है। तो ये इतना मटेरियल हो गया के बराबर। ठीक है, एक बार इसे हम लोग साफ सुथरा लिख देते हैं। तो के बराबर क्या निकल के आया अपना, के बराबर आ गया 1/8 जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 एम अपोन एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू में 1/, क्या है, एन स्क्वायर। ये बच्चों अलग से हम लोग एन स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाकी की जो सारी वैल्यू हैं वो बाकी कांस्टेंट है जी, एन है इतना, देखिए सारा का सारा हिस्सा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए उसे हम लोग अभी अलग सा लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब हम बढ़ेंगे आगे जी। हमारी निकल आई गतिज ऊर्जा, अब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, स्थितिज ऊर्जा की। तो चलिए स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं हम लोग। तब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बेटा यू होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यू। तो यू बराबर फार्मूला होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर। तो बेटा देखिए ये हमारा क्या है, Q1 है, ये Q2 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना, Q1 Q2। और बेटा देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो हमारी कैसी है, स्थिति हो या गतिज हो, ऊर्जा हमारी अदिश राशि होती है। और अदिश राशियों में बेटा अगर माइनस का सिंबल है तो उसे हम लोग लेते हैं, जैसे Q1 Q2 अपॉन आर, यही तो होता है सूत्र। यहाँ पे Q2 ये है माइनस का है, तो इसमें माइनस हम लोग रखेंगे इसमें। ठीक है बेटा, जो भी हमारी अदिश राशियाँ होती है, जैसे वैद्युत विभव है तो उसमें भी रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। आर बेटा कितना है हमारा, यहाँ से ये हो गया। अब आर का वैल्यू उठा के हम लोग यही वाला यहाँ पे रखेंगे। तो यू बराबर थोड़ा सा हम लोग ये माइनस को आगे ले लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर का ये सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे फिट हो जाता है। एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई पे पावर 2, और इसके बाद बच्चों यहाँ पे है एन स्क्वायर। पाई से पाई तो इसका भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी का बचा बचाया सब हिस्सा ऊपर चला जाता है। तो यू बरा मिल जाता है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 रहेगा। ठीक है, ई सारा का ऊपर जाएगा तो जेड स्क्वायर ई पे पावर 4, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एम, ये वाला एम हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर बेटा, और क्या है साइड में 1/n स्क्वायर। ये है बेटा यहाँ पे। तो ये निकल के आया अपना फाइनली स्थितिज ऊर्जा निकल के आई है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे बेटा कुल ऊर्जा। क्या निकालेंगे, कुल ऊर्जा। चलिए तब NV कक्षा की, इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब इसे तो थोड़ी हमें जगह और मिल जाएगी। ठीक बेटा, तो इसे हमने हटा ही दिया। तब यहाँ से लिखेंगे हम लोग तब NV कक्षा की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। तो यहाँ से बेटा मिलेगा U बराबर, कुल ऊर्जा को कैपिटल ई से यहाँ पे दिखाएंगे, तो कैपिटल ई बराबर के प्लस यू। तो वैल्यू सारी की सारी रख देते हैं। तो के बराबर, के का वैल्यू है बेटा ये सारा मटेरियल है, तो 1/8 जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 एम अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। और यू बच्चों ये प्लस है, वैसे तो प्लस करना है लेकिन ये माइनस का सिंबल है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 1/4, बाकी सब कुछ यहाँ पे रख देते हैं, जो जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 एम अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। मतलब ये वाला यू पूरा हमने वहाँ पे रख दिया। अब इसमें से बेटा जो कॉमन मिलेगा उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं।
तो कॉमन कॉमन ये पूरा का पूरा सब कॉमन ही है हमारा, तो लिख लेते हैं हम लोग जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 एम अपोन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर भी कॉमन ही है हमारा, बचता है 1 अपॉन 8 और माइनस का बचता है 1 अपॉन 4। तो ई बराबर जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 एम अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। एलसीएम में आता बच्चों अपना 8 आता है यहाँ पे, तो 8 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे तो माइनस का 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, तो इससे से घटेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस का 1 बचेगा तो कुल मिला के अपना हो जाएगा जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 एम अपोन एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, और ये माइनस का 1 अपॉन 8 बचा है। ठीक है, तो माइनस का 1 अपॉन 8 बचा, तो इसे हम लोग आगे लिख लेते हैं, तो इसे इधर से स्टेप आपका कम हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन 8 इधर लिख लिया, इधर लिख लिया। ठीक है, तो ये अपना फाइनली ऊर्जा का बच्चों सूत्र निकलेगा, एनवी कक्षा की ऊर्जा का। अभी इसे हम लोग और सिंपल बनाएंगे, तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ, ऊर्जा को देखिए अभी हम और भी सिंपल बनाने वाले हैं। अभी इसे फिलहाल में आप यहीं रखिए, ये है एन वी, आप याद कैसे करेंगे हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, यह एन वी कक्षा की ऊर्जा के लिए सूत्र है, ऊर्जा के लिए सूत्र है बच्चों। इसे अभी और बहुत एकदम इजी बनाने वाले हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग अब बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे समझने की थोड़ी कोशिश करिए, इसे अभी हम यहाँ पे साफ कर रहे हैं। तो देखिए हम जैसे बात को मेरी समझिए, इसे हमने हटा दिया यहाँ से। देखिए बेटा, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो मतलब यहाँ पे बैठा है, इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे नाविक है, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में है और उससे जिसकी कक्षा की E2 ऊर्जा है और इसे एनर्जी E1 मिली। आपको पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है तो उसे बाहर से एनर्जी मिलती है, तो वह ऊपर वाली ऊर्जा स्तर में चला जाता है, किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जितनी एनर्जी मिलती है, और फिर वहाँ से वो 10⁻⁸ सेकेंड ठहर के माइनस के 10⁻⁸ सेकेंड ठहरता है, फिर उसके बाद नीचे गिरता है। तो जब वो नीचे गिरेगा तो नीचे गिरने से वो क्या करता है, एक फोटान का उत्सर्जन करता है, और उस फोटान की तरंग दैर्घ्य कितनी है वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग मान लेंगे कि माना निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 और उच्च ऊर्जा स्तर की क्या है ऊर्जा U2 है। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब कोई फोटान कूदता है या आपतित होता है तो वो न्यू आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित करेगा। तो हम यहाँ पे समझते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हम मान लिया, माना किसी उच्च, माना ऐसे मान लेते हैं, माना किसी उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर स्तर जिसकी ऊर्जा E2 है, कितनी है E2 है, से कोई फोटान निम्न ऊर्जा स्तर E1 में आपतित होता है। E2 है से कोई फोटान कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर E1 में आपतित होता है, तब जब आपतित होगा बेटा तब हम मानेंगे उत्सर्जित फोटान की आवृत्ति न्यू है, कितनी है न्यू है। तो क्या होगा बेटा, फोटान की जो ऊर्जा होगी एच न्यू बराबर, फोटान की ऊर्जा एच न्यू किसके बराबर होगी, दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होगी। ये बच्चों बोहर बता चुके हैं अपने नियम में, बोहर का परमाणु मंडल क्या है हम पिछले वीडियो में बच्चों आपको बता चुके हैं। अब यहाँ समझिए, जो कोई इलेक्ट्रॉन है जैसे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदेगा तो उनकी जबकि E2 है इसकी E1 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, E2 माइनस E1 होगा। इसी एनर्जी का फोटान यहाँ से क्या होगा बेटा, उत्सर्जित होगा। तो फोटान की ऊर्जा एच न्यू जो होगी वो होगी E2 माइनस E1 के बराबर होगी। अब E देखो बच्चों, E के लिए तो सूत्र ये, E1 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा,
टू के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो मिलेगा एच न्यू बराबर, तो E2 का मान क्या पूरा का पूरा बैठाल देते हैं हम लोग, -1/8। देखिए बच्चों जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 एम अपॉन अपसाइलन 0 का स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर आता है बच्चों 1/n। यहाँ पे रखेंगे, देखिए 2 है तो 2 रखेंगे n2 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा हुआ है हमारा, फिर रखेंगे हम लोग वैल्यू किसकी, फिर से ये रखेंगे, लेकिन माइनस की वजह से ये बेटा हो जाएगा प्लस। तो 1/8 जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 एम अपॉन अपसाइलन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, मतलब पूरा ऐसे ही है एक तरीके से, केवल थोड़ी सी चेंजिंग आई, यहाँ पे आएगा n1 स्क्वायर। अब बेटा देखिए हम लोग ये पूरा हिस्सा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, तो एच न्यू बराबर बन जाएगा अपना कितना, यहाँ से कॉमन माइनस नहीं लेंगे कॉमन, तो माइन कॉमन लेते हैं 1/8 जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन अपसाइलन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, इतना तो कॉमन हो गया। अब बचता देख बेटा, बचेगा हमारा कितना, माइनस का 1/n2 स्क्वायर और प्लस का 1/n1 स्क्वायर। तो क्यों ना हम लोग प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस वाला बाद में लिख देते हैं, तो ये थोड़ा सा लुक अच्छा देने लगा हमारा फार्मूला, ठीक है। अब बेटा देखिए हम मान लें यदि उत्सर्जित फोटान की तरंग दैर्घ्य, उत्सर्जित फोटान की तरंग दैर्घ्य कितनी है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, लैम्डा है, ठीक है। तो क्या मिलेगा बच्चों तब, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां से इसे हम हटाते हैं बेटा बहुत बढ़िया से यहाँ पे है बेटा, थोड़ा समझिए, तो हमें मिल जाएगा, देखिए न्यू बराबर, तब ऐसी स्थिति में न्यू बराबर क्या होता है बेटा, तो न्यू बराबर होता है, तो न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, है ना। तो इसकी जगह पे हम लोग रख देते, तो एच सी अपॉन लैम्डा बराबर 1/8 जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन अपसाइलन 0 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, है ना। बाद में बचता है अपना 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये देखिए बेटा हमें यहाँ पे क्या करते हैं, जी एच सी है दोनों नीचे आ जाएंगे, तो एच पे क्यू हो जाएगा, अपना सी और आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 1/लैम्डा बराबर 1/8 जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन अपसाइलन 0 स्क्वायर एच क्यू इंटू सी, और इंटू में बनता है अपना 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस तरह से बेटा आता है। और देखो बच्चों इसे जेड को छोड़ के बाकी का ये जो राशि है ये नियतांक है, क्योंकि जेड की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो सकती है, n1 n2 की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो ये जेड को छोड़ देते हैं और n1 n2, तो बाकी का ये जो सिस्टम है वो पूरा नियतांक है। देखिए m की वैल्यू पता होती है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, h का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पता है, c का पता है, ये सारी नियतांक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा राशि जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन 8 अपसाइलन 0 स्क्वायर एच क्यू इंटू सी एक नियतांक है। ये क्या बच्चों, नियतांक है, और इसे रीडवर्ग नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रीडवर्ग नियतांक, जिसे रीडवर्ग नियतांक कहते हैं, जिसे रीडवर्ग नाम दिया गया, रीडवर्ग नियतांक कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, किससे, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मान भी बच्चों होता है, इसका मान जो है निश्चित होता है बेटा। देखिए इसका क्या होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷, कुछ इस तरह से बच्चों इसका वैल्यू होता है, ठीक है। इसका जो मान है इसका मीटर इनवर्स मात्रक होता है, किसका, रीडवर्ग नियतांक। तो ये बच्चों आर की वैल्यू है, कैपिटल आर की,
जब हमें न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के अभी हम लोग इसकी जगह पे इतने पूरी वैल्यू जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वाला जो हिस्सा है इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, कैपिटल आर रख देंगे, ठीक है। तब हमें मिल जाएगा बच्चों 1 / लेमडा बराबर, देखो जेड स्क्वायर तो हमारा सेफ है, तो जेड स्क्वायर इंटू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये एक अपना फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य, और 1 / लेमडा को कहते हैं तरंग संख्या। 1 / लेमडा को क्या कहते हैं बच्चों, तरंग संख्या कहते हैं। थोड़ी और जानकारी आपको देते हैं यहाँ पे, थोड़ा समझिए बेटा कि क्या है हमारा, जहाँ 1 / लेमडा को क्या कहेंगे, तरंग संख्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। तो बेटा ऐसा है, कभी कभी न्यूमेरिकल में आपसे पूछेगा तरंग संख्या ज्ञात कीजिए, तो मतलब आपसे पूछ रहा है 1 / लेमडा की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए सूत्र में जेड का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। जब हाइड्रोजन परमाणु की बात करेगा तो उसके लिए हम लोग जेड का वैल्यू इसमें 1 डाल देंगे। अब थोड़ी सी बच्चों इस वाले फार्मूले को हमने बोला था सरल कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, जे है आर के बराबर, आर बराबर क्या है थोड़ा समझो, तो आर बराबर यहाँ पर हमारा है e⁴ m/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू HQ इंटू कितना है C, ये है। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी इसमें कमी किसकी रहेगी, e⁴ है हमारे पास, m है, 8 है, एप्सिलॉन 0 है, HQ नहीं है और C नहीं है, तो इसमें हम लोग HC से गुणा कर देते हैं और HC से क्या लगा देते हैं, भाग। तो HC से गुणा HC से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा, -8 इंटू जेड स्क्वायर e⁴ m/एप्सिलॉन 0 H स्क्वायर। अब देखो बच्चों HC से गुणा करो, HC से भाग लगाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HQ हो जाएगा और C आ जाएगा अपना, है ना, और इंटू में 1 कौन है, n स्क्वायर। तो ये अपना किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो E बराबर हमें एक नया मतलब सरल सा सूत्र प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -जेड स्क्वायर इंटू RH C/n स्क्वायर, है ना। बहुत अच्छा फार्मूला है यहाँ पे बेटा। और देखो बेटा जब इसे हम लोग किसकी बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमने बोला है जेड का वैल्यू 1 होता है, तो उसे हटा देंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा सूत्र, इसे हम हटा दे रहे हैं अब, ठीक बच्चों। तो इसे बेटा हमने हटा दिया यहाँ से, तो हमें मिलेगा E बराबर माइनस, इसके लिए 1 हो गया तो RH/n स्क्वायर। ये हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा के लिए सूत्र है, और ये मतलब आपका हाइड्रोजन सदृश कोई परमाणु होता है, उसका परमाणु क्रमांक अगर चेंज है तो उसमें R की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। और बेटा अगर और सरल बनाना चाहे तो इसकी जो वैल्यू है इसे आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 9वीं कक्षा का सूत्र हो जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। तो हमने बोला था ना आपको बहुत आसान बना देंगे सूत्र, तो ये 9वीं कक्षा का आपका बहुत आसान इजी सूत्र हो गया। और ये बेटा तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र हो गया, जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदेगा तो वहाँ के लिए ये सूत्र हो गया। और एक फार्मूला हमने आपको निकलवा दिया है, R स्क्वायर, जो R है वो अनुक्रमानुपाती किसके है, n स्क्वायर के, और त्रिज्या के लिए भी सूत्र निकलवा दिया। तो आई होप आपको इस वीडियो में ढेर सारी जानकारी मिलेगी होगी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बहुत कुछ हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।